हुस्न तबस्सुम निहा समकालीन हिंदी कथा कहानियों के लेखकों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त एक युवा रचनाकार हैं। कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में वे रचनाएं लिखती हैं। वर्तमान में वो रियल यूटोपिया गार्डन फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी दुआ में याद रखना, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अम्मी, मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? शादी? अलमारी में कपड़े संभालती अम्मी ने चौंकते हुए उसे मुड़कर देखा और फिर उसी के पास सोफे पर आकर बैठ गई और उसे घूरती हुई बोली, इतने दिनों से पढ़ाई के लिए जिद किए थी, लड़कों को डांट डपट कर तुम्हारा दाखिला करवाया और दूसरे अभी एक ज़ख्म भरा नहीं है और दूसरे का इंतज़ाम कर रही हो। मेरा ज़ख्म भर चुका है अम्मी। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है। अब हम लोग कोई मार्के का लड़का तलाशेंगे, मगर यहाँ तो एक दाग भी है तलाकशुदा होने का। अब तो दोहले तहले ही मिलेंगे, कुंवारे तो बिल्कुल नहीं। कह के अम्मी ने गहरी सांस खींची। अगर कुंवारा ही मिल जाए तो? बहुत मुश्किल है बेटी, बल्कि नामुमकिन है। लौंडे वालों के दिमाग बड़े उरूज होते हैं। क्या कमी थी तुझ में कि धक्के मार कर निकाल दिया गया? सिर्फ इतनी सी बात कि वो कहीं और लग फंस गया। तेरा क्या कसूर था? उफ, अब उन सब बातों को भूल जाइए। मैं भी भूल चुकी हूँ। कहा ना, ज़ख्म भर चुका है। ठीक है, मैं लड़कों से बात करती हूँ, देखें कोई लड़का। कहती हुई वो उठने को हुई कि केसर की अगली खबर ने उन्हें चौंका दिया। उसकी फ़िक्र ना करें, मैंने तलाश लिया है, सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी चाहिए। क्या मतलब? कहाँ देखा है? कौन है वो? उसकी ज़ात बिरादरी मालूम है? अम्मी दोबारा वहीं बैठ गईं। वो दिल को काबू करते हुए बोली, उसका कौशल नाम है अम्मी, गैर मुस्लिम है और हमारे कॉलेज का प्रोफेसर है, कलकत्ते का है। कैसर जहाँ, होश में आओ। जानती हो ये क्या कह रही हो? मैं होश में आ चुकी हूँ अम्मी, पहले ज़रूर होश में नहीं थी। अम्मी झटके से उठी और लहराती हुई गिरने लगी कि केसर ने थाम लिया, मगर अम्मी ने हाथ झटक दिया। मत छूना मुझे, नजिश हो गई है तू। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। शाम का वक्त था। 3 दिन बाद आज कैसर जहाँ अम्मी के सामने थी। अम्मी ने उसके लिए कॉलेज ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाई थीं, डब्बे में भर कर लाई थीं। कमरे में रखकर जाने लगी तो कैसर ने पुकार लिया, अम्मी। बात मत कर मुझसे, तू इतना गिर गई कि अपने टीचर का भी नहीं लिहाज किया। उस्ताद और शागिर्द के बीच तो माँ बाप और औलाद का रिश्ता होता है। ये ज़माना कुछ और है अम्मी। आप लोगों ने पहले भी मुझे किसी के गले बांधा था, उसने मेरे साथ क्या किया? उसे मैं नहीं, मेरे नाम पर नोट चाहिए थे, देते रहते आप लोग। क्यों मुझे छुड़ा लिया गया? उसने कौन सी खुशी मुझको दी सिवाय जलालत के? कुछ भी हो, एक जुआरी, शराबी, बदचलन मुस्लिम आदमी एक बहुत ही शरीफ, परहेजगार, कमासुद काफिर से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। कैसर जहाँ को ऊपर लगी तो नीचे बुझी, चीख पड़ी। ये आपका फ़लसफ़ा है, मेरा नहीं। आपका मतलब है मैं एक शरीफ, पढ़े लिखे, इज़्ज़तदार इंसान को छोड़कर एक शराबी रिक्शे वाले से शादी कर लूँ? मैं नहीं जानती, जब तेरे भाइयों को पता चलेगा तब कायदे से लेंगे तेरी खबर। वो लोग तो मना कर ही रहे थे, हमने ही नाहक ज़बरदस्ती तेरा दाखिला करवाया, अब वो सारे मुझे ही तो कहेंगे। अम्मी की इस मलामत पर वो जैसे भीतर तक चटक गई, आंखें बरबस भीग गईं। चुपचाप टीवी पर आंखें जमा दी। 2 दिन बाद वो हॉस्टल वापस लौट गई, मगर अम्मी को शौक सा लग चुका था। ख्वाबों में वो शौहर का चेहरा तलाशती और घंटों बतियाती। मैं क्या करती मुन्नन के अब्बा, मैंने सोचा कि नहीं पढ़ाऊंगी उसे तो वो दिल पर ले लेगी, सोचेगी बाप नहीं है तो। मैं क्या जानती थी कि वो। फिर उनकी कैफियत अक्सर ऐसी ही रहने लगी, अंदर अंदर घुटती रहती, बहुओं से किस मुँह से कहती, बात का बतंगड़ बन जाता। खानदान भर में शोर मचाती सो अलग, बेटों से कहें तो फ़ौरन केसर की पढ़ाई पर ही आई गई हो जाए। इसलिए भीतर ही भीतर घुटती रहती और घुटते घुटते कुछ ही महीनों में सूख कर कांटा हो गई।
आखिर बहुओं ने बेटों को बुलवा लिया। बेटे अम्मी की बीमारी की खबर सुनकर फ़ौरन घर आ पहुँचे। आए तो अम्मी की हालत बेहद संगीन पाई। तय किया गया कि घर की अंतिम शादी भी लगे हाथ निपटा दी जाए, अम्मा की आंखों के सामने ही। कैसर जहाँ को फ़ोन पर फ़ौरन घर आने की ताकीद कर दी गई। कैसर जहाँ का ताल्लुक़ कानपुर के एक बड़े सम्मानीय घराने से था। इस घराने को पूरे शहर के लोग बड़े सम्मान और एहतराम से देखते थे। सूफ़ी घराने के नाम से ख्यातिलब्ध ये घराना अपने आप में मिसाल था। शहर के मुस्लिम घरानों से संबंधित तमाम मसाइल यहीं लाए जाते थे जब सूफ़ी साहब जीवित थे। किन्हीं किन्हीं अहम मौक़ों पर यहाँ से फतवे तक निकाल दिए जाते थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी थे वो, इसलिए कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के अधिकतर मुस्लिम इलाकों में उनका दबदबा था। किंतु जब से सूफ़ी साहब का इंतकाल हुआ वो ख्याति स्वतः गायब हो गई। बाहरी इलाकों में ये परिवार शक्तिहीन हो गया, मगर घर में वही दबदबा कायम रहा। बहुओं ने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। कपड़े चूड़ी चप्पल वाले खुद उल्टे ही उनके वहाँ अपनी दुकान समेट लाते। वे घर में ही सारी खरीदारी कर लेती। गरज ये कि बेटों ने बाप की रिवायतें कायम रखीं। नया सिर्फ इतना हुआ कि माँ के तमाम इसरार पर कैसर जहाँ को बाहर पढ़ने भेज दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटियों को ये छूट ना दी। जहाँ बेटियाँ 12 साल की हुईं उन्हें बुर्का पहना दिया गया। खुद कैसर जहाँ भी बुर्का पहनती थी। ये और बात है, ट्रेन में बैठते बुर्का लपेट कर झोले में डाल लेती। यही काम आते वक्त भी करती। वहाँ से बगैर बुर्का के ही चलती और कानपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही बुर्का पोश हो जाती। जब कैसर जहाँ घर पहुँची सारा परिवार इकट्ठा था, सारे भाई बहन वगैरह। वो देखकर हक से रह गई। हालांकि उसे ये पता था कि अम्मी को इस हालत तक उसने ही पहुँचाया है, पर करती क्या। 1-2 दिन बीते कि बड़ी बहन ने उसे खबर दी, अम्मी का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए तुम्हारी शादी का इंतज़ाम किया जा रहा है। वो चौंक पड़ी, फिर दन्न से खड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है बगैर मेरी मर्ज़ी के? वे लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, दुश्मन थोड़े ही हैं। आपा, पिछली दफ़ा भी शादी इन्हीं मेहरबानों की मर्ज़ी से हुई थी। मैं ये शादी नहीं करूँगी। हमारे रसूल के फरमान हैं, किसी औरत या मर्द को तन्हा नहीं रहना चाहिए। अपने रसूल की तो मत कहिए, उन्होंने ही तो इन मुस्लिम मर्दों के लिए अय्याशी करने के दरवाजे खोल दिए हैं। कोई भी मुस्लिम मर्द 2 से कम बीवियों पर राजी ही नहीं रह पाता। अगर किसी मर्द को इस काम से रोकना चाहो तो फ़ौरन ऐसी ही दलीलें सामने रखता है कि 4 बीवी रखना तो हमारे यहाँ सुन्नत है, वगैरह वगैरह, और हम लाजवाब हो जाते हैं। और मैं ये भी नहीं समझ पा रही कि 40 साल की उम्र में सिर्फ 7 साल की बच्ची से निकाह करके या ढेरों शादियां करके उन्होंने अपनी उम्मत के सामने कौन सी नज़ीर पेश की या कौन सा रश्क का काम कर दिया है। अगर आज के दौर में यही काम कोई आम आदमी कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा, बताओ तो ज़रा। यही वजह है कि लाखों मुस्लिम लड़कियां मेरी तरह तलाकशुदा होने का तमगा गले में लटकाए घूम रही हैं, और ऐसी ही लाखों लड़कियां सौतिया डाह में झुलस रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हमारी शरीयत ना। आज हमारी कौम की औरतों को किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं, उसे कोई राजा राम मोहन राय सरीकी शख्सियत चाहिए जो हमारे मशरे की औरतों को तलाक और सौतिया डाह की दोज़ख से बचा सके, जैसे उन्होंने अपनी औरतों को सती के दोज़ख से बचाया। या अल्लाह, माफ़ कर, क्या कुफ्र बोले जा रही है। सुनने वाले को भी गुनहगार बना रही है। कौन सा गुनाह? जब गुनाह नहीं किए थे तब कौन सी जन्नत भोग रही थी। तौबा वस्तगफिरुल्लाह, तुम अपनी बराबरी एक काफिर से करती हो, जाने क्या मसलहत रही हो इसके पीछे। चारपाई पर बैठी कैसर फैलती हुई बोली, बस रहने दो, आदमी फरिश्ता अपने अमाल से बनता है। अगर किसी ने अपनी औरत को जीते जी दोज़ख में भस्म होने की रिवायतों से आज़ाद किया है तो किसी फरिश्ते या पैगंबर से रत्ती भर भी कम नहीं। रही मसलहत की बात तो जाने दो, अब मुँह ना खुलवाओ, वरना फिर कहोगी कि गुनहगार बना रही हो। आपा को काटो तो खून नहीं। चुपचाप उठी और अम्मी के कमरे में चली गई। धीरे धीरे ये बात पूरे घर में फैल गई। फिर जब अधिक दबाव बनाया जाने लगा तो उसने वास्तविकता पर से पर्दा उठाया। मैं कौशल से शादी करूँगी।
कहना था कि जैसे बम फट गया। बड़े भाई ने झपट कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसका गला दबाने लगे। दूसरे भाइयों ने मिलकर छुड़ाया। भाभियाँ मुंह में दुपट्टा दबाए खिसक लीं। बहन सिर पकड़कर बैठ गई। सभी शॉक्ड हो गए। उस दिन से घर के लोगों का खाना पीना सब छूट गया। जिन भाभियों की तरफ से वो भाइयों से तकरार तक कर लेती थी, अब वे इकट्ठी बैठकर उसी के कीड़े बीनती रहती। बहुत पढ़ी लिखी बनती थी, हम लोगों को कितना भड़काती थी। तुम लोग दबकर क्यों रहती हो, शौहरों की बांदी क्यों बनी हो, बाहर निकला करो, अपनी ज़िंदगी जिया करो। खाम ख्वाह हम लोग इसके कहने में पड़े रहते थे और ख़ुद वहाँ क्या क्या गुल खिलाती रही। और नहीं तो क्या, मैं तो सोच रही थी इनसे जिद करके अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊँगी, मगर अब तौबा, मेरे बाप की तौबा। इसी साल से उसका नाम कटवा दूँगी, बड़ा ज़माना ख़राब है। और फिर जब घर में ये माहौल देखेंगी तो और बिगड़ेंगी। इस तरह भाभियाँ एक निष्कर्ष पर पहुँची, मगर कैसर जहाँ टस से मस नहीं हुई। बहन समझा समझा के थक गई। बड़ी भतीजी ने दबी ज़ुबान में कैसर जहाँ के सामने अपनी बात रखी। फूफी, तुम ऐसा करोगी तो हम सबकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? तुम भी हमारी तरह गलत चीज़ों की मुखालफत करना सीखो। भतीजी खामोश हो गई। एक दिन बहन से काफ़ी बहस हो गई। आखिर इतनी बड़ी दुनिया में तुमने काफिर का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि ये तलाक 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 उनके मशरे में रचा बसा नहीं होता, इसलिए वो इसके आदी भी नहीं होते। और फिर मोहब्बत ये सब कहाँ देखती है। बहन चुप हो गई। मामला खिंचते खिंचते दूसरे महीने तक चला गया। बड़े भाई ने ताकीद कर दी, अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी। बड़ा भाई बाप के दाखिल। फ़िलहाल तो हुक्म मानना ही मानना था। हाँ, शादी वाली बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अम्मा भी उसे समझाती पर नहीं। भाई परदेसी थे, अपना कारोबार छोड़ के आए थे, उन्हें जाना भी था। कैसर अपनी जिद पर अड़ी थी, एक बचपन की जिद्दी कैसर जहाँ। एक दिन बड़े भाई मुन्नन भाई ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो गई। मुन्नन भाई ने उसे सोफे पर अपने बगल में बैठा लिया और बोले, तू क्यों हमारी इज्जत उतारने पर उतारू है? आखिर चाहती क्या है तू? मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी तरह गुजारना चाहती हूँ भाईजान। एक ज़िंदगी आप लोगों के मुताबिक गुजार ली, नाकाम रही। अब दूसरी ज़िंदगी अपनी तरह गुजारना चाहती हूँ। अगर इस ज़िंदगी को पार लगाने वाला कोई गैर मुस्लिम ही मिला है तो मैं क्या करूँ? सिर्फ इतनी सी खामी की वजह से किसी इंसान के पूरे वजूद को तो नहीं नकारा जा सकता। जो खुसूसियात कौशल में हैं, क्या कोई मुस्लिम घराने का इतनी ही खूबियाँ रखने वाला लड़का मुझ तलाकशुदा लड़की को अपना सकता है? मुझे आप सबकी इज्जत की परवाह है भाईजान, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी को भी तो किसी ठौर लगाना है। आप ये भी जानते हैं कि किसी बाल बच्चेदार आदमी के साथ मेरा गुजारा नामुमकिन है। मैं क्या करूं? कुछ देर खामोशी छाई रही। भाईजान खामोश सिगरेट फूंकते रहे, एस्ट्रे में राख झाड़ते रहे। फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचते हुए बोले, एक काम कर सकती हो। जी बताइए। उसे इस्लाम अपनाने के लिए राज़ी कर लो तो दोनों काम हो जाएं। तुम्हारी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए। मैं कोशिश करूंगी भाईजान। कैसर ने फ़ौरन कौशल को फ़ोन लगाया और सारी सूरत हाल कह सुनाई। कौशल एकदम से घबरा ही गया। ये तुम क्या बक रही हो? तुम्हें पता है मेरी धर्मों में कोई आस्था नहीं, मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि तुम किसी धर्म वर्म के पचड़े में पड़ो। बस हमारा काम आसान हो जाए, इसलिए तुम केवल कन्वर्ट होने का ढोंग कर लो। लोगों की निगाह में तो इस रूप में आ जाओगे, कौन तुम्हें आलिम बना रहा है। लेकिन इतना आसान भी तो नहीं। तुम कर रहे हो ना, प्लीज़ मेरे लिए। उफ, चलो जैसी उन सालों की मर्जी। क्या कहा? वो चिल्ला पड़ी। अब चीखती क्यों हो? सालों को साला ना कहूँ तो क्या कहूँ? और फिर ठठा पड़ा। ठीक है, अब तुम फटाफट कानपुर आ जाओ। कौशल चौथे दिन ही दिल्ली से कानपुर आ गया। कैसर के भाइयों से मुलाकात की। उनकी तमाम बातें उसे माननी पड़ी, जिनमें तमाम बातें ऐसी भी थीं जिन्हें मानते हुए उसका जी वितृष्णा और आत्महीनता से भर उठा था। मगर कैसर का मुंह देखकर वो सारा जहर अमृत की तरह पी गया था। तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद भाइयों ने उसका धर्मांतरण करवा के एक सादे से समारोह में कैसर जहाँ से उसका निकाह करवा दिया। अब कौशल
कौशल प्रताप सिंह नहीं, मोहम्मद कादिर हो गए थे। इस अवसर पर कौशल की तरफ से सिर्फ उसकी बड़ी बहन ही शिरकत करने आईं। कौशल करीब 1 सप्ताह कानपुर रहा, फिर चला आया। कहते हैं इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कौशल के आने से पहले कौशल की खबर दिल्ली जा पहुंची थी। कैंपस में अजीब खा जाने वाला माहौल, लोग अजीब खा जाने वाली निगाहों से देखते उसको। अलबत्ता स्टाफ के ही एक प्रोफेसर इमरान कुरैशी ने बड़े जोशो खरोश से उसको बाहों में भर लिया। आइए आइए डॉक्टर कादिर शेख, अब तो आप हमारी जमात में शामिल हो गए। कौशल जैसे झेप किया, इधर उधर चोर निगाहों से देखा। सभी पंडित वंडित इसरा मिसरा उसे लताड़ने वाली निगाहों से देखे जा रहे थे। कौशल ने फिर नज़र उठाई ही नहीं। जल्दी जल्दी क्लास की। कौशल का जिस्म निचुड़ गया जैसे। धर्मों को धता बताने वाले जो तर्क पहले कौशल रखा करता था और अपने नास्तिक होने का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया करता था, आज उसी कौशल की ज़ुबान को ताले लग गए थे। किसी रोज़ मिश्रा जी ने उसे अकेले में झिड़का था, यार अजीब हो, तुम्हें लड़कियों का काल था क्या? वो सकपकाता हुआ तेज़ी से क्लास की ओर बढ़ गया। एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे उसके क्लास में आते ही एक अर्थपूर्ण निगाह से एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। ये मुस्कानें कौशल को सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस हुई। उसने बेमन से एक चैप्टर पढ़ाया और बाहर निकल आया। अभी वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि बगल से गुजरते हुए शुक्ला जी ने गुहार लगाई, और मौलाना साहब, आपने तो हमारे समाज में एक हिंदू कम कर दिया और वहाँ एक मुसलमान बढ़ा आए। कौशल जैसे सारे तर्क भूल चुका था। वो चुपचाप सुन लेता। कहाँ की बात बात पर तर्क करता था, जोर शोर से अपना पक्ष रखता था। कहाँ कि वो मुखी हो गया। जब वो कैसर जहाँ के साथ बाहर निकलता तो बहुत सतर्क रहता। कैसर जहाँ ठहरी ठेठ कट्टर मुस्लिम परिवेश से। परिवेश का प्रभाव व्यक्ति पर सारी उम्र हावी रहता है, वो कितना भी प्रगतिशील या परिवर्तनशील हो। इस प्रभाव ने ना कौशल का पीछा छोड़ा, ना ही कैसर का। पर कैसर जहाँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी जनित मौलिक फ़ज़ाओं में सांस ले रही थी। फ़र्क तो कौशल को पड़ा। वो तो प्रेम में दोनों जहान हार चुका था। घर के लोगों ने भी किनारा कस्ती कर ली, उसके समाज ने भी उसे बहिष्कृत कर दिया। बाहर निकलता तो लोग उसे अजीब अजीब नज़रों से घूरते। वो सिहर जाता, अजीब से अपराध बोध का आभास होता। एक दिन अंतरंग मित्र रोहिताश ने कहा था, क्यों बे, तू तो बहुत प्रगतिशील और बड़ा वाला नास्तिक बनता था, अब क्या हुआ, ये कटुए बहुत पसंद आ गए क्या? कौशल को काटो तो खून नहीं। प्रेम में कौशल ने सफलता भले ही पाली थी, किंतु भीतर भीतर उसे कुछ कचोटता रहता। एक भ्रम, वो सफल हुआ है या विफल, भीतर कोई सवाल उठाता। अपने उसूलों को रहन रख के पाया तो क्या पाया, और वो सारे तर्क भूल जाता। ऐसे तमाम सवाल उसके भीतर घुमड़ते रहते। सयास ग्लानि से सन उठा था वो। प्रेम की परिणति जिस रूप में हुई थी वो असह्य थी। अंतस में एक विशाल सन्नाटा भर गया था। जब वो बाहर निकलता तो सड़कों के किनारे बने मंदिरों को देख सयास उसका सिर झुक जाता था। कहाँ कि कभी बड़ी आराम से उन मंदिरों को ठेंगा दिखाता निकल लेता था, किंतु अब जाने क्यों एक अपराध बोध घर कर गया था, जिसका प्रायश्चित वो अनजाने ही करने लगा था। किंतु अगर उस समय साथ में कैसर होती तो फौरन छिड़क देती। ये क्या पागलपन है, मुर्दों और शिलाओं के सामने झुकते रहते हो? ये क्यों भूल जाते हो कि तुम अब मुसलमान बन चुके हो? अब इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अब तुम काफिर नहीं रहे। कौशल का जी भराता, अंदर कहीं कुछ टूट जाता, कहीं कोई हवा में फुसफुसाता। समथिंग इज़ रॉन्ग। जब कैसर नमाज पढ़ रही होती तो उसके जी पे सांप लौटने लगते। उसे अपने 80-85 करोड़ भगवान बेहिसाब याद आते। भले ही जब वो नास्तिक था तो सारे देवताओं को पानी पी पी के गरियाता था, किंतु यहाँ भाव दूसरे थे, स्व से छूट जाने का भाव। क्या कैसर बगैर उसके धर्म परिवर्तन किए उसे नहीं अपना सकती थी? मैंने तो उसे अपना 100% दिया, उसने क्या दिया? तो क्या इस प्रेम में सब कुछ एक तरफा था, समर्पण भी एक तरफा? क्या मेरी तरह वो भी न्यूट्रल नहीं हो सकती थी? क्या रखा इन धर्मों के जंगल में? या फिर वो रहती, मैं ही रहता। जोधाबाई क्या मुसलमान हुई, अपना नाम रज़िया सुल्तान रखा? या अकबर बादशाह क्या हिंदू बना, अपना नाम महाराणा प्रताप रखा?
फिर भी वो एक दूसरे को प्रेम करते थे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। बाकी मैंने तो धर्म नाम की संस्था का ही बहिष्कार किया था और कहाँ एक धर्म को अपमानित करके दूसरे को महिमा मंडित करने बैठ गया हूँ। साला, कहाँ घुस गई मेरी प्रगतिशीलता? प्रगतिशील बनते बनते विमूढ़ कैसे हो गया? अगर प्रगतिशील जीवियों में खुद का शुमार करता हूँ तो मेरी पत्नी को भी तो उतना ही प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। क्या धर्म परिवर्तन करने से हृदय परिवर्तन भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। धर्म मिथ्या है, भ्रम है। मैं किसी भी धर्म का पैरोकार नहीं हो सकता। कौशल मेरे माता पिता का दिया एक स्नेहपूर्ण संबोधन मात्र है, न कि कोई हिंदू या मुसलमान। मैं इस स्नेहिल संबोधन को किसी कादिर में नहीं विलय कर सकता। मैं अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और मित्रों आदि को मुझे कौशल पुकारने से नहीं रोक सकता, उन्हें कादिर कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे ही कितने सवाल उसे घूंटते रहते। वो प्रायः तन्हा बैठकर आत्मवंचना करता रहता। प्रत्यक्ष वो जितना गुमसुम खोया खोया रहता, भीतर ही भीतर वो उतनी ही गहरी मंत्रणा में उलझा होता। उसका जहन फटने लगता। कहाँ कि वो अपने नास्तिक होने पर गर्व किया करता था, कहाँ कि वो एक अनन्य धर्म के अधीन होके मानसिक रूप से पंगु होने लगा था। अजीब बिखरा बिखरा, सहमा सहमा। खैर, तीसरे माह फिर वे मई जून की छुट्टियां बिताने कानपुर चले आए। अब कैसर के वहाँ स्थिति सामान्य थी, पर औरतों के बीच अजब खुसर पुसर चलती रहती। भावजें प्रायः कौशल से पर्दा करती, इससे उसे कोफ्त होती, पर कहता कुछ नहीं। या कभी कोई बुलाता, और कादिर साहब अपनी सुनाएं, वो अनसुना सा बैठा रहता। दोबारा कोई झिड़कता, अम्मा तुमसे ही कह रहे हैं। उसके कान तो कौशल सुनने के अभ्यस्त हैं। कादिर ध्यान से उतर जाता। घर में आने जाने वालों के लिए उसके मुंह से अस्सलाम वालेकुम बड़ी मुश्किल से निकल पाता। भावजों ने उसके खाने के बर्तन तक अलग कर रखे थे। कैसर ये बर्ताव देख काफ़ी क्षुब्ध होती। कहती, क्या भाभी, आप लोग भी हमारी आपकी तरह, वो भी तो एक इंसान ही हैं, फिर अब हम में शामिल हो गए हैं? ना भाई ना, काफिर तो काफिर है, उसके बर्तन में खाते हुए कराहियत होती है। मगर अम्मी कहती, इसमें गलत क्या है? आखिर हमने एक काफिर को इस्लाम से जोड़ा है, इससे बढ़कर सवाब का काम और क्या हो सकता है? हल्की फुल्की सुनगुनी कौशल पाता तो झुंझला जाता। दिमाग की नसें फटने लगती, एक टीस सी उठती रीढ़ की हड्डियों में। उस दिन फज्र का वक्त था। अभी मुर्गा बांगी दे रहा था कि सबसे छोटी भावज को प्रसव का दर्द शुरू हो गया। इतनी सुबह सुबह भला कहाँ लिवा जाया जाए? बेपर्दगी हो सो अलग। बड़े भाई साहब ने इजाज़त ही नहीं दी, जिसको बुलाना हो यहीं बुलवा भेजो। आखिर आस पड़ोस की ही एक दाई और एनम को बुलवा लिया गया। जच्चा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। 4-5 औरतें घेरे बैठी थीं। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे ने जन्म ले लिया। जच्चा को निजात मिली। अब वो प्यास से तड़प रही थी। पानी पानी की रट लगाई थी। एनम ने मना किया, नहीं पानी बिल्कुल नहीं, जहर बन जाएगा। बाकी बैठी औरतें एक दूसरे का मुंह तकने लगीं। जच्चा छटपटा रही थी प्यास के मारे। इसी बीच एनम दाई को साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई फ्रेश होने। बड़ी भावत से जच्चा की पानी की तड़प देखी नहीं गई। मंजली वाली के कान में धीमे से फुसफुसाई, जहरी की दुल्हन, इसकी तड़प देखी नहीं जा रही, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। सुनो, वो जो आबे ज़मज़म का पानी रखा है ना, उसे पिला देते हैं। मुकद्दस जगह का पानी है, वो तो फ़ायदा ही करेगा। मंजली भावज ने सहमत में सिर हिलाया और जाकर आबे ज़मज़म की शीशी उठा लाई। बड़ी वाली ने झट ढक्कन खोलकर कुछ पानी जच्चा के मुंह में उड़ेल दिया और मंजली के हाथ शीशी रखवा दी। तब तक एनम वापस लौट आई और ठीक उसी वक्त छोटी भावज यानी जच्चा गुजोर की हिचकी आई और उस हिचकी के साथ ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एनम हक से रह गई। दाई चिल्लाई, आखिर कर ली ना आप लोगों ने अपनी मर्जी की? तो बड़ी भावज ने उल्टे ही रद्दा रखा, हमें क्या कहती हो, खुद को तो ढंग की डॉक्टरी आती नहीं है। संजली बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तड़ से बोली, झूठ क्यों बोलती हो भाभी, तुमने तो छोटी बहू को पानी पिलाया है। एनम सिर पकड़कर बैठ गई। दाई सामान समेटने लगी। कैसर शोर सुनकर कमरे में गई तो उल्टे पांव चीखती हुई भाइयों के कमरों की तरफ भागी। खुशी गम में तब्दील हो चुकी थी। अंततः कफन दफन कर दिया गया। अम्मी सकते में थीं। उनके घरौंदे को किसकी नज़र लग गई और बड़ी बहू समझा रही थी, कुछ नहीं अम्मा,
हमारे घर पे अज़ाब इलाही नाजिल हुआ है। हमने एक काफिर को अपना दामाद जो बना लिया है। वरना आप ही सोचो, जो आपका सोता हज़रत इस्माइल अलैहि की एड़ियों से फूटा वो जहरीला हो सकता है? तौबा तौबा। और फिर ये भी तो है, इस हालत में अगर औरत फौत हो जाए तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है। अम्मी ने कुछ सोचते हुए उनकी सहमति में धीरे धीरे सिर हिलाया कि कमरे में दाखिल होती कैसर चिल्लाई, ये क्या जाहिलों वाली बकवास छेड़ रखी है आप लोगों ने? खुद गलतियां करोगी और तोहमतें दूसरों के सिर। एक तो पढ़ी लिखी हो नहीं, ना तो घर से बाहर निकलकर कोई ढंग की सोसाइटी ज्वाइन करोगी कि थोड़ा जहन खुले, कुछ सलीका आए, जिस्म और जहन से कैद कर ली गई हो। मर्दों ने पिंजरे की मैना बना के रख दिया है। वो बेचारी तो अपनी जान से गई और तुम उसे शहादत का दर्जा दिलवा रही हो। तुम औरतें इसी दोज़ख जन्नत और शहादत के नाम पर अपनी दुर्गति करवाती हो। बड़ी भावसक पका गई। सन्नाटा सा छा गया। फिर बात आई गई हो गई। एक दिन कैसर जहाँ अपने कमरे में लेटी कोई मैगज़ीन पलट रही थी कि 20 साल की भतीजी कमरे में आई और उसके बाजू में लेटती हुई बोली, और फूफा कहाँ गए? जाएंगे कहाँ, ऊपर टीवी हॉल में होंगे। ओह फूफी, एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होगी? नहीं, बोल। कैसर ने पत्रिका पर निगाहें टिकाए हुए ही कहा। अम्मी कह रही थी फूफा मुसलमान हुए ही कहाँ। बच्चा जब तक मुसलमान नहीं होता, जब तक उसका खतना नहीं हो जाता, तो फिर फूफा कैसे मुसलमान माने जा सकते हैं? ये बात वो अब्बू से कह रही थी। उफ, तू भी ना, सब हो जाएगा। कैसर ने पत्रिका पटकी उधर और पलटी, मगर चौंक पड़ी। ठीक पीछे कौशल खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि वो सब सुन चुका है। शरीर जैसे पूरी तरह प्राणहीन हो गया था। कैसर ने भतीजी को रपटा, अब तू जाती है यहाँ से या? जा रही हूँ ना, और एक गहरी तल्ख निगाहों से कौशल को घूरती हुई बाहर चली गई। जाने क्या था उसकी कटीली निगाहों में कि वो भीतर तक काँप गया। उसके जाते ही वो बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। कैसर उसकी मनस्थित भाप गई। वो उसे संभालती सी बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम टेंशन मत लो, सबको बकने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर कौशल के हाथ के तोते उड़ चुके थे। कैसर के लाख मान मनुहार करने के बाद भी वो सामान्य नहीं हो पाया। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा नहीं। बिस्तर पर जाने कब तक यूं ही पड़ा रहा कि नींद आ गई, किंतु जल्दी ही किसी दुस्वप्न से आँख खुल गई। इसी मनस्थिति में उसे कितने ही दिन बीत गए। कैसर समझा समझा के हार गई, पर सब व्यर्थ। अब उसे बाहर निकलते हुए भी भय लगता, कमरे में घुसा रहता। इतने सारे दंश, ओ माय गॉड। मगर परिवार के 2-3 जन इकट्ठा बैठे धीरे धीरे आपस में बात कर रहे होते तो उसे लगता कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। मन ही मन प्लान करता, अगर ऐसी स्थिति दरपेश आई तो क्या करना है। वो चुपके से भाग खड़ा होगा, मगर कैसर को क्या जवाब देगा? नहीं, कैसर को भी लेता जाएगा। तो क्या कैसर चलने को तैयार हो जाएगी? रूढ़ता में वो अपने भाइयों से कम है क्या? जहन पथरा सा जाता, हे ईश्वर, नहीं नहीं, हे अल्लाह, क्या करूं? फिर स्वयं पर ही क्षुब्ध हो जाता, यार कहाँ कहाँ भ्रम है। ये कब तक ईश्वर की जगह अल्लाह कहने का अभ्यास करता रहूँगा? रात को सोता तो स्वप्न भी अजीब आते। कोई सफ़ेद बुर्राक परछाई पैताने छुरा निकाले बैठी है। वो चीख कर उठ बैठता, पसीने पसीने। जल्दी से उठकर सब खिड़की दरवाजे चेक करता, सब लॉक तो है ना। कैसर उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखती रह जाती और गुहारती, या अल्लाह रहम कर। एक रात वे सोने की तैयारी कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कैसर, दरवाज़ा खोलो जल्दी। कैसर के भाई थे। कौशल अभी लेटा ही था कि वो चक्कर खड़ा हो गया और कैसर को बाहों में भींच लिया। नहीं कैसर, मत खोलना, वो लोग साजिशन आए हैं। उस छोड़ो भी, भाईजान हैं। नहीं, कोई भी हो। मगर कैसर जहाँ ने एक झटका मारा, खुद को आज़ाद किया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। ये लो, तुम्हारा मसूरी जाने का टिकट करवा दिया है, तुम दोनों का है। ये कादिर को क्या हो गया है? उन्होंने भीतर देखते हुए कहा। कैसर ने भी पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों घुटनों को सिकोड़े बाहों में भरे विचित्र मुद्रा में बैठा था। वो कुछ नहीं बोली। भाईजान चले गए तो दरवाज़ा बंद करके आई और उसे ज़ोर से झटका दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? कैसे बैठे हो? क्या सोचा होगा भाईजान ने? छी। वो कुछ ना बोला, चुपचाप लेट रहा। कौशल की इस तरह की विक्षिप्त मनोदशा देखकर वो बेहद सहम गई।
कौशल उधर मानसिक संतरास से इस कदर जूझ रहा था कि दिन ब दिन उसकी मानसिक अवस्था तथा दिनचर्या गड़बड़ाती जा रही थी। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना, फिर गुमसुम यहाँ वहाँ घुसे पड़े रहना, यही हो गया था उसका रूटीन। दीन दुनिया सबसे मोह भंग हो चुका था। कैसर से जिस्मानी राबता भी लगभग खत्म हो चुका था। एक रोज़ गई रात को सोते समय नींद में ही कैसर का हाथ उसके पेट पर पड़ गया तो चीख कर उठ बैठा, नहीं नहीं नहीं, और उठ बैठा। कैसर ने उठकर लाइट ऑन कर दी, उसे पानी पिलाया, सब कुछ सामान्य हुआ। अचेत निगाहों से हर तरफ देखता रहा। हर ओर दीवारों पर भयभीत कर देने वाले दृश्य चिपके हुए हैं। अभी सुबह का झुटपुटा था कि कौशल का फ़ोन बज उठा। उधर रोहिताश था। छूटते ही बोला, क्यों बे कटुए, हमको भी भूल गया? खामोश, खबरदार, मैं कौशल हूँ, कौशल, कौशल प्रताप सिंह। इस तरह चीखते देख कैसर दौड़कर समीप आई। क्या बात है, क्यों चिल्लाए जा रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? पागल हो गए हो क्या? अभी भाईजान सुन लेंगे तो? हाँ हाँ, सुन लेने दो। साला कायरों की तरह जी रहा हूँ। तुम सब हत्यारे हो। तुम लोगों ने हत्या की है मेरी। कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं तुम लोगों को। तेज़ आवाज़ें सुनकर घर के दूसरे लोग भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। भाभियों की खुसर फुसर शुरू हो गई। भाई नहीं आए, बच्चे भीड़ जमाए अलग खड़े हो गए। कैसर ने कौशल से मोबाइल लेकर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कुछ नॉर्मल हुआ और सोफे पर ढह गया। कैसर जहाँ का जी बुरी तरह हौल रहा था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? बाज आई ऐसी मोहब्बत करके। करीब 1 घंटा बाद उसने कुछ सोचकर अपनी सखी सुमैया को फ़ोन किया। घर चलिया, बहुत उलझन में हूँ। दोपहर करीब 1 बजे सुमैया आई। कौशल खा पी कर अपने कमरे में आराम करने चला गया। कैसर सुमैया को लेकर टीवी रूम में चली गई। दोनों दीवान पर आमने सामने लेट रहीं। अब बता कैसर, क्या चल रहा है? वो ठंडी सांस लेकर रह गई। कुछ बता ना, कोई प्रॉब्लम है? और फिर कैसर ने सारी सूरत हाल कह सुनाई। सब कुछ सुनकर सुमैया ने गहरी सांस खींची। कुछ देर खामोश सोचती रही, फिर बोली, देख कैसर, इन हालात की जिम्मेदार तू खुद है। ये रिश्ते मरने वाले रिश्ते होते हैं। मरने वाले रिश्ते बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन्हें भर नज़ाकत से संभाल कर रखना पड़ता है। बाकी ये धर्म, संस्कृति और सभ्यता ऐसी चीज़ें हैं जो किसी पर थोपे नहीं जा सकते, जब तक कि आदमी राजी खुशी से इसे ना अपनाए या अपने दिल की आवाज़ पर न कबूल करे। कौशल ने मोहब्बत तुझसे की थी, तेरे धर्म से नहीं। अपना मज़हब तो तूने उस पर जबरन थोपा है। उसने कितनी जद्दोजहद करते हुए खुद को भीड़ से अलग किया होगा। अपने उसूलों को पैदा किया, उन्हें अमल में लाया होगा। उसने धर्म की परिकल्पना को ही रिजेक्ट कर दिया और कहाँ तूने उसे उसी बंधन में जकड़ दिया। उसके मार्क्सवादी सिद्धांतों को तेरे प्रेम का ग्रहण लग गया है। ऐसे वो कहाँ जी पाएगा? वो कोई कुंद बुद्धि का मूड इंसान तो है नहीं। उसकी अपनी पहचान थी। मेरी बात पर ध्यान दो, थी, है नहीं। और इस थी और है के बीच में वो पिस रहा है। अपनी आइडेंटिटी खोकर जी पाना बहुत कठिन होता है कैसर। मैं जी नहीं सकती, तुम भी नहीं जी सकती। इसलिए हमें किसी की आइडेंटिटी छीनने का कोई हक नहीं। हमसे हमारा परवेश कभी नहीं छूटता। फिर इस मोहब्बत के इम्तिहान में सिर्फ उसी की आजमाइश क्यों हुई? उसने सब कुछ खो दिया, पर तुमने क्या खोया है? तुम्हें तुम्हारा धर्म प्यारा था, तुम उसे लेकर रहती, उसे उसकी तरह जीने देती। मगर यहाँ तो सब कुछ एक तरफा ही रहा। तुमने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ खो दिया। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? कभी उसका दर्द खुद जीने की कोशिश की तुमने? इतनी देर में कैसर का चेहरा आंसुओं से सन गया था। जुबां पे ताले लग गए थे। अब उसे अपनी ज़्यादतियों का ख्याल आ रहा था। सच है, उसके दम्भ और जिद के आगे वो हमेशा झुकता ही रहा है। अजीम है तभी तो। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर सुमैया ने सन्नाटा तोड़ा। कैसर, ये ज़हीन लोग जज्बाती भले ही हो जाएं, मगर कोई भी बात बगैर किसी दलील के कबूल नहीं करते। कभी खुदा न ख्वास्ता दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा कर भी लिया तो भी इनकी बौद्धिक और तार्किक चेतना उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। यही हादसा हुआ है बेचारे कौशल के साथ। जज्बात में आकर उसने कदम उठा तो लिया, पर इसे दिल से कबूल ना कर सका। कैसे कबूल कर सकता है जबकि वो धर्म की संस्था को ही नकार चुका है? उसके संग नाइंसाफ़ी हुई है, इसे कोई भी नहीं सह सकता। एक ही रास्ता है, उसे इन झूठी रिवायतों की बेड़ियों से मुक्त कर दो। कैसर को अपने किए वह बड़ा पछतावा हो रहा था।
वो मन ही मन निर्णय ले चुकी थी कि आज ही वो कौशल को कादिर के पिंजरे से मुक्त कर किसी कबूतर की तरह आकाश में उछाल देगी। इन्हीं बातों में शाम के 6 बज चुके थे। सुमैया को अब लौटना भी था। दोनों टीवी रूम से नीचे आईं। कैसर उसको बाहरी गेट तक छोड़कर वापस लौट आई। सोचती हुई कमरे की तरफ जा रही थी कि आज वो कौशल को सारी शर्तों और रूढ़ रिवायतों से मुक्त कर देगी और कल ही दिल्ली वापस लौट जाएगी। अपने वास्तविक वजूद में रहकर ही हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। कौशल कौशल ही रहेगा, कैसर कैसर ही रहेगी। वो कमरे में दाखिल हुई। कौशल था नहीं। वो उसी के बेड पर लेट गई और कौशल के तकिए को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी देखा उसी जगह पर एक कागज़ फोल्ड किया हुआ रखा है। फ़ौरन उठाकर पढ़ने लगी। कैसर, बहुत प्रयास करने के बाद भी कौशल कादिर बनने में नाकाम रहा। मैं कादिर नहीं बन सका। तुमने प्रेम कौशल से किया था, कादिर से नहीं। पर आज तुम्हें कौशल नहीं कादिर चाहिए, इसलिए कौशल को तुम्हारे जीवन से दूर लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना, बस दुआ में याद रखना। कौशल। इतना पढ़ते ही कैसर चीख मारकर बेहोश हो गई। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम निहा की लिखी हुई एक बेहद संजीदा कहानी दुआ में याद रखना। आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।